को लूटा था। 2 कचरदान बना दी गई, एक पंजाब में इसको इस्तेहकाम का नाम दिया गया, एक कचरदान केपी में बना दी गई, उसको पाकिस्तान पीपल पार्टी पार्लियामेंटेरियन का नाम दिया गया, और पंजाब के सारे गन को इस्तेहकाम में जमा किया और केपी के सारे गन को पीटीआई पार्लियामेंटेरियन में जमा किया। रियासत ने हमारे साथ जो जुल्म उसके हो सकता था हमारे साथ किया गया, लेकिन फिर भी रियासत की जो है उसकी तसल्ली नहीं हुई। इमरान खान पे 2 कातिलाना हमले किए गए, फिर भी रियासत को सुकून नहीं मिला, फिर भी इदारों को सुकून नहीं मिला, फिर भी उस हुकूमत को सुकून नहीं मिला, और फिर एक नया ड्रामा किया। जब उसे पता चला कि इमरान खान हम इनके दिलों से नहीं निकाल सकते, तो 9 मई का ड्रामा किया गया। फिर एक ड्रामा शुरू हुआ, लोग टीवी पे आके कहते थे कि मैं 9 मई की मजम्मत करता हूं और पार्टी छोड़ जाता हूं, तो इसकी सारी गुनाह माफ देते, जैसे ये पाकिस्तान किसी की जागीर है, जैसे ये पाकिस्तान किसी को जहेज नहीं मिला है। आप कौन होते किसी की जुर्म माफ करते वाले? जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे साथ हम पे FIR काटी गई। मैं हैरान हूं, 9 मई का वाकया होता है, 10-11 मई को हमारे लोग जो है पकड़े जाते हैं, और उससे जेलों में जो लोग मिलने आते हैं तो क्या कहते हैं? उसे मिलने जो आते हैं वो कहते हैं इमरान खान का निशान नहीं होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला इस टाइम करना था, इलेक्शन से चंद दिन पहले करना था, तो 10 मई को 11 मई को इन नामालूम लोगों को किस तरह पता चला कि इमरान खान का निशान नहीं होगा? 9 मई का ड्रामा मैं कौन को बताना चाहता हूं। 9 मई को मैंने 34 शहीदों की लाशें उठाई हुई है। 9 मई को मैंने 200 मरीज उठाए हुए, जख्मी उठाए, मेरा FIR नहीं काटा गया, लेकिन मेरे शहीदों के, मेरे दोस्तों की FIR मुझ पे काटी गई। फिर 9 मई को बहाना बना के हमसे जो है निशान छीना गया। कभी किसी को जूते दिए गए, किसी को बैंगन दिया गया, लेकिन इमरान खान का नाम जब बैंगन के साथ लगा, जब जूतों के साथ लगा, जो PTM के जो क़यादत बेटी है, इनको अपनी जिंदगी में इतनी इज्जत नहीं मिली थी जो जिस वजह से जूतों को इमरान खान की वजह से इज्जत मिल गई थी। जनाब स्पीकर, मुझ पे भी जब मैंने ये बात की कि खुदा के लिए हमें सियासत करने दे, 65% अवाम जो यूथ है वो इमरान खान के साथ है। मैं रियासत से अपील करता हूं, खुदा के लिए हमारे यूथ को जो सियासत करने दे। खुदा के लिए ऐसा ना हो कि कोई और साइड पे ये चले जाए, खुदा न करे ऐसे ना हो कि ये तालिबान बन जाए, खुदा न करे ऐसे ना हो कि ये मुल्क के लिए खतरनाक बन जाए। मुझ पे बगावत की FIR काटी गई, मेरे दोस्तों पे बगावत की FIR काटी गई। मैं एक जेल से निकलता और वहां पर पुलिस खड़ी होती, मुझे दोस्ती के लिए, मैं कभी DI खान गया ही नहीं था, मुझे DI खान पे मुझ पे FIR काटी गई, मुझे अपर स्वात पे FIR काटी गई, मुझे अपर दीर पे FIR काटी गई, मुझे चतराल में FIR काटी गई। और डिप्टी स्पीकर साहब, जब मैं जेल पे होता तो नामालूम लोगों की कॉल आती थी कि जुनैद को बिस्तर न दो, जुनैद को चादर न दो, जुनैद को जमीन पे लेटने के लिए कुछ न दो। मेरा जुर्म क्या था, मेरा गुनाह क्या था? मेरा जुर्म और मेरा गुनाह यह था कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा रहा। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे दोस्तों को वहां जाके कहते थे आप इमरान खान को छोड़ दे तो ये दरवाजा आपको खुल जाएगा। आया इस मुल्क में कोई आईन नहीं है? आया इस मुल्क में कोई कानून नहीं है? ये किसी की जागीर है? न किसी इदारे को ये हक है और न किसी जर्नल को ये हक है और न किसी काजी को ये हक है कि हमारे फैसले करे। ये 24 करोड़ अवाम का हक है। और मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं जो तू कहता कि इमरान खान का नाम लेने वाला कोई नहीं है।
हमने क्रॉस लगाया है, हम वो क्रॉस भी मिटा के आ गए और तेरे हाथ भी तोड़ देंगे इंशाअल्लाह ताला। ये गलती में ना आए। हम इस असेंबली में इसलिए नहीं आए कि हम कानून साजी करेंगे और न कानून साजी करने देंगे। सुन ले, ये हम इस असेंबली को मानते ही नहीं है। ये जब तक ये असेंबली नहीं चलेगी, जब तक ये नामालूम लोग जो है जो किसी का हक मार के यहां आ गए, ये नहीं निकाले जाएंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारे वोटर ने, हमारे सपोर्टर ने हमें ये नहीं किया कि जाके कानून साजी करे। हमारे वोटर ने हमें ये नहीं कहा कि वहां पर आप जो है खामोशी से ये बर्दाश्त करें। हम खामोशी से नहीं आएंगे जब तक हमारा क़यादत, हमारा लीडर बाहर नहीं निकलेगा। सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई इस कुर्सी पे इज्जत से बैठ जाए। मैं चैलेंज करता हूं, किसी गलतफहमी में ना रहे। हम यहां पर कोई मुफाहमत के लिए नहीं आए, न कोई बात करने आएंगे, और जो भी बात करेगा हम उसके खिलाफ उठेंगे। किस आइन की बात करते हो, किस जमहूरियत की बात करते हो, किस पार्लियामेंट की बात करते हो जिसमें आधे से ज्यादा पंप एंड दर्स में हारे हुए लोग आए हुए हैं। आप लोगों ने आइन के साथ जो किया, आप लोगों ने इस मुल्क के साथ जो किया, आपका एहतसाब होगा, आपसे पूछा जाएगा। और जब तक हमारा हक हमें नहीं जाएगा, कोई गलतफहमी में न रहे, किसी मान को हम चलने देंगे। ये जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, अभी तक जो मेरे शहीद है मुझे कहता है 9 मई की मजम्मत करो। मैं 9 मई की मजम्मत करता हूं, लेकिन उस एक आपके वाली मजम्मत नहीं करता। मैं उस दिन की मजम्मत करता हूं जब मैंने कायद की बेइज्जती की गई, उसे हाई कोर्ट से लेके गए बेइज्जती के साथ। मैं उसकी मजम्मत करता हूं। मैं उसकी मजम्मत करता हूं कि हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो खामोश रहा, जो हाई कोर्ट में हुआ है, उसमें उसकी मजम्मत करता हूं। मैं उसकी मजम्मत करता हूं जो 34 शहीद मेरे हुए। मैं उसकी मजम्मत करता हूं जो 200 लोग में जख्मी हो गए। मेरी फयारी नहीं काटी जा रही। मेरी अपील है, मैं हुकूमती वक्त से कहता हूं, मैं चीफ जस्टिस से कहता हूं कि 9 मई की इंक्वायरी करो और देखो किसका फायदा किसको हुआ, ये किसने प्लान किया। अजीब इदारे हैं। मैं अपना पेट काट कर जो है अपने इदारों पे लगाता हूं। इनको ये पता नहीं था कि 9 मई क्या होने वाला है। जो आईजी इसका जिम्मेदार था, हमने उसको अवार्ड दिया। जिसको सजा होनी चाहिए थी, जिसको बरतरफ करना चाहिए था, क्योंकि आईजी की सरपरस्ती में ये सब कुछ हुआ है, क्योंकि इदारों की सरपरस्ती में ये हुआ। 9 मई बहाना था, इमरान खान निशाना था। इमरान खान इस मुल्क का मुस्तकबिल है। इमरान खान के साथ इस मुल्क का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। इमरान खान के साथ आप जो है, इमरान खान जो है वो सोच का नाम है। इमरान खान हमारा मुस्तकबिल है और हमारे बच्चे उसके साथ जुड़े हुए हैं। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, उस चीफ जस्टिस साहब को जिसको इखलाकी तौर से उस केस में बैठना ही नहीं चाहिए था, उसने फैसला किया था, क्योंकि हमने उसके खिताब रेफरेंस भेजा था। उसको तो बैठना ही नहीं चाहिए था। उसने उस वक्त हमसे जो है हमारा निशान छीन गया और लोग ये गलतफहमी में थे। हमारे वर्कर वो इमरान खान से मोहब्बत करते, वो बैठ से नहीं मोहब्बत करते। तो ये आप लोगों की गलतफहमी थी। आज इस दफा पहली दफा लोगों ने अपने जो कैंडिडेट को ढूंढा, उसके निशानात ढूंढे गए। हमें जो है कैंपेन की इजाजत नहीं थी, हमारे जो है झंडे पे पाबंदी थी, हमारे पोलिंग एजेंट पे पाबंदी थी। और आप मुझे कहते हैं जमहूरियत। ये जमहूरियत तो मानने को तैयार ही नहीं, ये असेंबली में मानने को तैयार ही नहीं। जमहूरियत की बात करते हो तो जमहूरी तरीके से आओ ताकि हम आपके साथ बैठ जाए। अगर इस तरह आप लोगों ने असेंबली में आना है तो मैं पागल हूं कि लोगों की इतनी जो है 8,000 लाख और 6,000 लाख लोगों के पीछे मैं दौड़ूं। मैं किसी जर्नल क्या के पीछे क्यों नहीं होता कि असेंबली में आ जाऊं? आया किसी जर्नल ने यह फैसला करना है? अगर असेंबली में इस तरह आना है तो कोर कमांडर आप इतना खर्चा क्यों करते हैं? कोर कमांडर से लिस्ट ले ले, वो आपको लिस्ट दे देगा और असेंबली में बिठा देगा। ये मुल्क हमारा है,
इसको अवाम का हक है कि वो किसको मुंतखब करना चाहता है, किसको असम्बली में लेना चाहे। न ये जर्नल फैसला करेगा, न कोई काजी करेगा, न कोई और करेगा। शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, आप बोलना चाहेंगे? जी, बहुत शुक्रिया स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर साहब। आज 1 मार्च है और नई असेंबली का ये नया सफर शुरू हुआ है। कल हम सब ने हल्फ दिया है। आज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात का मरहला मुकम्मल हुआ। मैं अपनी पार्टी के कन्वीनर और सरबराह जनाब डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और अपने तमाम अरकान और पार्टी की जानिब से जनाब अयाज सादिक साहब को स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब होने पर और मोहतरम जनाब गुलाम मुस्तफ़ा शाह साहब आपको डेप्यूटी स्पीकर मुंतखब होने पर दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज जब आप कामयाब हुए और आपके साथ और आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और आपके साथ अयाज सादिक साहब स्पीकर के ओहदे के लिए मुंतखब हुए और आप ये दो बड़ी पार्टियां हैं जिन्होंने कौमी असम्बली को चलाने की जिम्मेदारियां उठाई हैं, तो वजह तौर पर दीगर जमातें और उनके नुमाइंदे जो यहाँ तशरीफ़ रखते हैं वो ये आपसे उम्मीद करते हैं कि आप आइन की बालादस्ती को भी कायम करेंगे और जो पार्लिमानी आदाब हैं उनके मुताबिक तमाम जो यहाँ नुमाइंदा जमातें हैं उन्हें अपने इज़हार ख्याल का भरपूर मौका देंगे। बजा तौर पर यही तवक्को आपसे की जानी चाहिए और की जा सकती है। बहुत मुश्किल हालात में आपने ये मनासिब संभाले हैं। ये खारदार रास्ते हैं, कांटों की सेज है और इसमें बड़ी मतानत के साथ बड़ी सियासी बुर्दबारी का और दानिशमंदी का मुजाहरा करके आपको यह हाउस चलाना है। सही या गलत, जो कल से यहाँ माहौल मुझे नज़र आ रहा है वो बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन की निशानदही कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि अभी बाकायदा इस हाउस ने ये तकसीम नहीं की कि ट्रेजरी बेंचेस पे कौन है और अपोजिशन बेंचेस पर कौन है, लेकिन एक जो रद्द अमल या जो जज्बात नज़र आ रहे हैं वो इस बात को वाज़े कर रहे हैं कि जो अपोजिशन की बेंचों पर जो लोग जाएंगे वो पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार या नुमाइंदे जो कामयाब हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके मनसब से हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि चूंकि हम संगीन माशी बहरान में मुब्तला हैं, गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई इस वक्त हर शहरी का सबसे बड़ा मसला है। मैं अवाम की बात कर रहा हूं, खवास की बात नहीं कर रहा। लिहाजा
कौम को इस माशी बहरान से निकालने के लिए जिस सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है और जमहूरी अमल को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, और जो भी बड़ी नुमाइंदा जमातें हैं जिसमें PMLN है, पीपल्स पार्टी है, और PTI के जो नामजद और हिमायत याफ्ता आज़ाद नुमाइंदे हैं, मैं आप तीनों से ये एक्सपेक्ट करता हूं कि मुल्क को संगीन माशी बहरान से निकालने के लिए जहां जो जमातें हुकूमत साजी के लिए कोशिश कर रही हैं और हुकूमत बनाएंगी, और जो जमातें इख्तलाफ राय करके ऑपोजिशन की बेंचों पर बैठेंगी, तो ये मेरा फर्ज है, मैं 6ठी मरतबा इस कौमी असम्बली का रुकन बना हूं, और आज ये दूसरा दिन है हमारे इजलास का, और इल्ज़ाम तराशी और जवाबी इल्ज़ाम का सिलसिला पहले रोज से शुरू हो गया। क्या सही है क्या गलत, शायद ये आइंदा 5 सालों में भी हम तय नहीं कर सकेंगे, क्योंकि मैं अपने कुछ दोस्तों को अपना ये शेर और अपनी ये नसीहत याद दिलाऊं, जब हम भी इसी तरह की सूरत हाल से दो चार थे, जिससे आज मेरे दाएं जानिब बैठे हुए मेरे बहुत सारे साथी खुद को जिन मुश्किलात का शिकार समझते हैं, तो मैं इन्हें और इनके सरबराह को भी ये कहता था कि मैं आज जद पे अगर हूं तू खुशगुमा ना हो, मैं आज जद पे अगर हूं तू खुशगुमा ना हो, चिराग सबके बुझेंगे हवा किसी की नहीं। तो ये, और फिर हमें अपनी तंजीमी कमजोरियों पर भी नजर रखनी चाहिए कि हवा के दोष पर रखे हुए चिराग हैं हम, जो बुझ गए तो हवा से शिकायतें कैसी। तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसमें सोल सर्चिंग की भी जरूरत है। बहुत आसान होता है खुद को 100% सही समझना और दूसरे को 100% गलत समझना। मैं जिन दोस्तों से मुखातिब होकर आपके जरिए से बात कर रहा हूं, तो मुझे अपने दाना दोस्त के तौर पर लें। दाना दुश्मन होता है और नादान दोस्त होता है, लेकिन मैं दाना दोस्त बनकर अपने तजुर्बों की रोशनी में, और जिस तरह मुसलसल इस पार्लियामान में वक्त जाया होता है, इल्जाम जवाबी इल्जाम, इल्जाम जवाबी इल्जाम, तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्या आज हम इस पार्लियामान को आगे चलाने के लिए कोई कर हम कुछ लाए अमल, कुछ ज़ाब्ता तय करें, हम अपना एहतजाज करें, भरपूर करें, नारे लगाएं, सब कुछ करें, लेकिन क्या और जो इल्जामात हैं उस पर खड़े रहें। हाई कोर्ट से अगर पिटीशन मुस्तरद हो गई है, इलेक्शन कमीशन से मुस्तरद हो गई है, तो ट्रिब्यूनल में जाकर जाहिर है कि जो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं उन्हीं को एग्जॉस्ट करना है। उन ऑप्शंस के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। हम पाकिस्तान से बाहर नहीं देख सकते, हमें पाकिस्तान के अंदर ही देखकर इन मसाइल का हल निकालना होगा। तो मेरी गुफ्तगू का एक पहलू तो ये था। दूसरा, जब आज आप कामयाब हुए, एक तारीख रकम हुई है, तो मैं आपको ये बताऊं कि हमने इसी पार्लियामान हाउस में जो सेनेट के साथ एक कमेटी का रूम है, कमेटी रूम नंबर 2 में, जहां धूल उड़ रही है, डस्ट बैठ नहीं रही, लोगों को समझ नहीं आ रहा कौन सही है कौन गलत, 25 करोड़ अवाम और हमारा सबका वोट बैंक कंफ्यूज होगा, तो हम कोई ऐसी तदाबीर भी करें कि अपने इंतहाई इख्तलाफ के बावजूद, क्या जो हमें ये मौका मिला है, क्या हम कोई ऐसा काम कर सकते। देखें, नोट करें कि जो इंतखाबी इस्लाहात में जो कुछ रह गया, आज जिस सिचुएशन के जो इलेक्शन रिफॉर्म्स में हम सब ने मिलकर इलेक्शन एक्ट 2017 पास किया, उसके तहत कवायद और जवाबित भी हमने पास किए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आज यही सूरत हाल है, तो हमारे मुल्क
रॉन्ग है या कहीं कोई रूट कॉज है, तो उसको एड्रेस करने के लिए क्या कोई कौमी इत्तफाक राय इंतखाबात से पहले तमाम सियासी जमातें अगर आज तय करें कि ये रौला हमेशा पड़ता है, हुकूमत बनती है, शुरू होती है और कहीं इंसान अभी मिलजुल कर कहीं पर कोई, सबकी अपनी अपनी बारियां आती हैं, इख्तिदार में आने की भी बारियां आती हैं और फिर मुश्किल तरीन में जाने आती हैं। सब ने इस तरह की सूरत हाल का सामना किया है। ऐसा नहीं है कि आज किसी पर ये बुरा मुश्किल वक्त है वो ये कह रहा है, उसका दावा है। तो मेरा ये कहना है कि 60 सालों तक ये मुल्क मजबूत मरकज की ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहा, तो मजबूत मरकज, मजबूत पाकिस्तान की जमानत साबित नहीं हुआ तो कौम परस्तों की आवाज को सुनकर 18वीं तरमीम हुई, मजबूत सूबे बने, लेकिन 15 सालों से फिर एक ट्रक की बत्ती के पीछे लग गए और 15 सालों से पाकिस्तान के हालात तब्दील नहीं हुए। आज हमने पाकिस्तान के एक बड़ी सियासी जमात के साथ MQM पाकिस्तान और PMLN ने एक मफाहिमती याददाश्त पर दस्तखत किए और मैं सबकी तवज्जो चाहता हूं कि ये वो आईनी तरमीम है जिसको अगर मेरे इस हाउस के दाएं जानिब बैठे वाले मेरे साथी इस पर गौर करें और हम, तकसीम है, स्प्लिट मैंडेट है पाकिस्तान का, क्या सही क्या गलत ये पता नहीं, मौर्रिख तय करेगा, आप या मैं कौन तय करेगा ये नहीं पता। तो क्या कम से कम मौजूदा सूरत हाल में कोई एक ऐसा हम मुश्तरका लाहेमल इख्तियार कर सकते हैं कि यार ये मेरी आपकी लड़ाई नहीं, पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम वडेरे हैं, जागीरदार हैं, सरमायादार हैं, खवानीन हैं, चौधरी हैं, सरदार हैं, आज भी उनके हाथों में ये पाकिस्तान है और उनके साथ आप किसी को मिला लें। अगर आप एस्टेब्लिशमेंट की बात करना चाहते हैं तो मैं भी ये हवाला दे सकता हूं कि एक वक्त था जब MQM पाकिस्तान और PTI हुकूमत में थे तो मेरे PTI के साथी ये कहते हुए थकते नहीं थे कि हम और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर है। अगर आप हुकूमत में हैं और एस्टेब्लिशमेंट का कोई काम नहीं है हुकूमत चलाने का, तो फिर ये बातें उस वक्त भी की जाती थी कि हम और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप उस वक्त भी एक हकीकत का जिक्र करते थे, आज भी एक हकीकत का जिक्र करते हैं, लेकिन हमें सोचना है और समझना है कि हमें ये कहने की जरूरत क्या है कि हम ये एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर हैं। ये किसी भी वजीर आजम को ये दावा करने की नौबत क्यों आती है? हमें तो इन चीजों का जवाब चाहिए। और इस पूरी पार्लियामान ने अगर कोशिश की और ये बिल मंजूर कराया तो 18वीं तरमीम के नतीजे में जो उसका मंतकी सफर रुक गया और बल्दियाती इदारों के इख्तियारात रोल बैक किए गए, मरकज से इख्तियारात ले लिए गए, तो ये PMLN is in complete agreement with MQMP on the spirit, objective and need of constitutional amendment for the establishment of autonomous and empowered local governments as envisioned in MQMP's constitutional amendment bill, copy attached। हमने एक बिल का मुसवदा तैयार किया है। आज ये MQM पाकिस्तान की तरफ से मेरी पहली तकरीर है, यहाँ पर मुबारकबाद दी मैंने, आप सब कामयाब होकर आए, आप सबको भी मुबारकबाद। लेकिन एक रियलिटी है कि ये हाउस है, इसमें अगर आगे जाके कोई रद्दोबदल होना होगा, ट्रिब्यूनल ने कोई फैसले देने होंगे तो वो देगा। अब हम ये फैसला करें कि क्या इस मुल्क को, इस मजदा सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर है,
माशी इस्तेहकाम के लिए, माशी बहाली के लिए, माशी तरक्की के लिए, बेरोजगारी। अगर ऑपोजिशन को भी, अगर आज ये ऑपोजिशन की जमातें हैं और यहाँ शायद PMLN और पीपल्स पार्टी ने एक माहिदा किया और वो हुकूमत की जमातें होंगी, तो फिर इन सब की जिम्मेदारी है कि हमें मिलकर गुर्बत को ख़त्म करना है, बेरोजगारी, महंगाई को ख़त्म करना है। उसके लिए क्या इस हाउस में कोई इत्तफाक राय होगा? तो आए, अपने शहरों को, अपने ज़िलों को मजबूत करें, क्योंकि मजबूत ज़िले और मजबूत शहर ही इंशाअल्लाह मजबूत पाकिस्तान की ज़मानत होंगे। ना मजबूत मरकज़ मजबूत पाकिस्तान की ज़मानत साबित हुआ, न मजबूत सूबे मजबूत पाकिस्तान की ज़मानत साबित हुए। इसलिए PMLN and MKMP will jointly work to forge a national consensus within the parliament for the passage of the bill. और हम PTI के पास भी जाएंगे, क्योंकि उनका भी मंशूर का ये बुनियादी नुक्ता है और उसके लिए उन्होंने भी जद्दोजहद की है। और हम ये साबित करें कि हर तरह की तकसीम के बावजूद एक कौमी मुशावरत कायम करेंगे, एक कौमी मफाहमत के लिए हम काम करेंगे और कौमी मशावरत और कौमी मफाहमत के ज़रिए एक कौमी एजेंडा ऐसा तश्कील करेंगे जिसमें चार्टर ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी, जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का काम रह गया है, और चार्टर ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, रिवाइवल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये अगर मैसेज आज पार्लियामेंट इस हाउस से अवाम को जाएगा, 2 दिनों से हमने एक आम आदमी को क्या मैसेज दिया, एक मजदूर को क्या मैसेज दिया, एक नौजवान को क्या हमने पैगाम दिया? हमने एक मेरी बेटी, मेरी बहन, एक बावर्ची खाने में जो हमारे घर की खवातीन हैं, उनको क्या रिलीफ दिया? उनका एतमाद सियासी, देखें, मैं समझता हूं कि आप अपनी जद्दोजहद करें, मैं अपने साथियों से आपके जरिए से मुखातिब हूं, जद्दोजहद करें, एहतजाज करें, लेकिन उसके साथ साथ जो बुनियादी कुछ हमारी जिम्मेदारियां हैं हमें उसको भी याद रखना है। ये मेरा एक मशवरा है और ये कोई लाजमी नहीं है कि इस पर हम माने या ना माने। मैंने अपने तजुर्बे से ये सारी बातें यहाँ की हैं कि अब ये देखें, जो 130 अजला हैं पाकिस्तान में, 130 मेयर हैं, मुंतखब हैं, उनकी काउंसिल हैं, वो भी कोई खड्डे खोदने के लिए, गड्ढे खोदने के लिए या घास काटने के लिए नहीं इलेक्ट हुए। वो भी इसलिए इलेक्ट हुए हैं कि वो भी जिम्मेदारी के साथ, इख्तियारात और वसाइल के साथ डिलीवर करें। हमें एक मौसर, बाइख्तियार, बावसीला, खुद कफील और खुद मुख्तार शहरी हुकूमत, मकामी हुकूमत का बल्दियाती निज़ाम कायम करना है, ताकि और नेशनल फाइनेंस कमीशन से हमें बराह रास्त उनको पैसे, वज़राए आला के पास ये पैसे नहीं जाने चाहिए, सूबों में ये पैसे नहीं जाने चाहिए। जो सूबों को पैसे मिलते हैं, बल्दियात के, मकामी हुकूमत के पैसे उसमें हैं, लेकिन अगर 15 सालों से वो पैसे बल्दियाती इदारों और मेयर हजरात को नहीं मिल रहे, तो मेरे ख्याल में ये उसका तोड़ है कि ये आइन तहफ़्फ़ुज़ दे बल्दियाती इदारों को, मकामी और शहरी हुकूमतों को। और उसके लिए बिल है, हम आप सबके पास आएंगे, आप सबको दावत देंगे कि इस बिल को हम हर तरह की तकसीम के बावजूद आज हम तय करें कि जो नए पाकिस्तान की बात कर रहा है वो भी, जो पुराने पाकिस्तान की बात कर रहा है वो भी, और जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पाकिस्तान की बात कर रहा है वो भी, हम इस बिल को 2/3 के ज़रिए से जो है वो मंजूर करें। तो आखिर में मैं यही कहूँगा कि हमने तो जला के दिल सरे राह रख दिया, हमने तो जला के दिल सरे राह रख दिया, अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी। बहुत बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब। शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद दूंगा आपके इंतखाब पर, और उससे पहले जो स्पीकर साहब का इंतखाब इस ऐवान ने किया उस पर मैं जनाब स्पीकर साहब को भी मुबारकबाद दूंगा। ये एक मरहला है कि जो इस ऐवान के इंतखाब और चुनाव के बाद हम सब ने मिलकर तय किया है, और इसके बाद पाकिस्तान के अवाम की निगाहें इस ऐवान की तरफ लगी हुई हैं
कि पाकिस्तान को जो चैलेंजेस दरपेश हैं, चाहे वो सियासी हैं, चाहे वो इक्तसादी और मुआशी हैं, चाहे वो मुआशरती हैं, चाहे वो खारजा महाज के ऊपर हैं, कि इस ऐवान में जो कौम के नुमाइंदे हैं वो किस तरह उन मसाइल का हल तलाश करते हैं। और जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं ये बात बहुत मुझे भी तजुर्बा है, 6 दफ़ा मैं इस ऐवान के अंदर आया हूँ और मैं ये बात बहुत जहन की यकसुई के साथ कह सकता हूँ कि आज जो पाकिस्तान के चैलेंजेस हैं, कोई एक लीडर, कोई एक पार्टी या कोई एक इदारा ये दावा नहीं कर सकता कि वो पाकिस्तान को इस भंवर से निकाल सकता है। इस मुल्क को आगे चलाने का रास्ता इस ऐवान की मजबूती में है। इस मुल्क को आगे चलाने का रास्ता पाकिस्तान में आइन की सरबुलंदी में है, और पाकिस्तान में आइन की सरबुलंदी और पार्लियामेंट की मजबूती का इन्हिसार इस ऐवान के अंदर मौजूदा लोगों की वर्किंग रिलेशनशिप के ऊपर है। अगर इस ऐवान को हम चलाने की सलाहियत पैदा करेंगे तो वो बातें जो आज महमूद खान अचकजई साहब कर रहे हैं आइन की हुक्मरानी की, फिर उन बातों को शर्मिंदा ताबीर किया जा सकता है। लेकिन अगर इस ऐवान के अंदर हम मुसलसल महाजराई पोलराइजेशन की सियासत करेंगे तो शायद वो उम्मीदें जो कौम ने हमसे लगाई हुई हैं हम उन पर भी पूरा नहीं उतर सकेंगे और इस ऐवान की और आइन की मुसलसल बेतौकीरी का भी जरिया बनते जाएंगे। मैं समझता हूं कि हमारे फाजिल साथियों ने जो तकरीरें की वो उसमें जो तलखी है वो उनकी वक्त के साथ जरूर कम होगी, चूंकि अब उनके ऊपर ये अब हम इंतखाबी मुहिम से आगे आकर इस ऐवान के अंदर बैठ गए हैं, जहां पर अब हमने इस मुल्क के मसलों का हल तलाश करना है। इस मुल्क के मसले कोई बाहर से आके हल नहीं करेगा। इस ऐवान की इज्तिमाई दानिश है जिसने इस मुल्क के मसाइल को हल करना है। कल तक हम उस तरफ बैठे थे, आज हम अगर इस तरफ बैठे हैं तो यही जमहूरी अमल है कि जब हम किसी नशिस्त के ऊपर बैठते हैं तो हमें ये जरूर पेश नजर रखना चाहिए कि कल को इस जमहूरियत के जरिए और इस सियासी अमल के जरिए किरदार बदलते रहते हैं, रोल बदलते रहते हैं, लेकिन हमारी रवायात मुस्तकिल तौर पे तारीख में रकम होती हैं। तो मैं ऑपोजिशन के साथियों को ये दावत दूंगा कि आइए हम इस मुल्क की खातिर, देखिए हमने बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना किया है। इस मुल्क के अंदर वो वक्त था कि जब हर रोज खुदकुश बमबार फटा करता था। इस मुल्क के अंदर वो वक्त था कि जब हर रोज इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी होती थी। कराची जैसे शहर में कोई शख्स काम के लिए बाहर निकलता था तो उसकी मां, बहन, बेटी मुसल्ले पर बैठ जाती थी कि मेरा भाई, शौहर, बेटा शाम को खैरियत से घर आ जाए। हमने इस मुल्क के अंदर बहुत बुरे हालात वो भी देखे हैं कि जब 18-18 घंटे बिजली नहीं होती थी, लेकिन उन सब मसलों को हमने अपनी इज्तिमाई दानिश के साथ हल किया। जब आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर एक दहशतगर्दी का बदतरीन वाकया हुआ तो उस वक्त हमारे ये फाजिल दोस्त इस्लामाबाद की सड़कों पर धरने के एहतजाज के अंदर बैठे हुए थे, लेकिन हुकूमत ने सबको बुलाया और उसमें सारी कौम की क़यादत शरीक हुई, सियासी क़यादत शरीक हुई, सिविल क़यादत शरीक हुई, फौजी और अस्करी क़यादत शरीक हुई और हमने एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया। उस नेशनल एक्शन प्लान को सूबाई हुकूमतों ने और वफाकी हुकूमत ने अपनी सियासी तकसीम से कता नजर मुल्क के जज्बे के साथ उसके ऊपर अमल किया और उसका नतीजा ये निकला कि मुल्क के अंदर अमन आया। खास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा का सूबा कि जहां के हमारे भाइयों के कंधे शल हो गए थे जनाजे उठा उठा के, वहां पर भी अमन आया। बलूचिस्तान में अमन आया, कराची में अमन आया, बाकी इलाकों में अमन आया। और ये वो ताकत है जिसने बताया कि जब ये कौम मिलकर किसी मकसद के लिए काम करती है तो वो क्या कुछ कर सकती है, वो दहशतगर्दी को भी शिकस्त दे सकती है। इसी तरह मुझे याद है कि जब हमने CPEC का मंसूबा शुरू किया तो उसके ऊपर भी इब्तदा में बड़े एतराजात आए, लेकिन उस वक्त PTI की हुकूमत थी खैबर पख्तूनख्वा में
और वजीर आला परवेज खटक साहब थे। सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी जो उस वक्त हिज़्ब इख्तिलाफ के अंदर जमात थी। हमने इस ऐवान के अंदर एक दूसरे के खिलाफ तकरीरें की, लेकिन सी पैक जैसे मंसूबे को कामयाब करने के लिए जब बीजिंग में हम गए छठी जेसीसी मीटिंग में, तो परवेज खटक साहब भी उसमें शामिल थे जो पीटीआई के वजीर आला थे, उसमें पीपल्स पार्टी के वजीर आला भी शामिल थे, उसमें सारी कौम ने मिलकर इस मंसूबे को कामयाब किया। ये ताकत है इत्तेहाद की और एक दूसरे के साथ चलने की। अगर हमने एक दूसरे को नीचा दिखाने की सियासत की तो हम में से शायद कोई भी नीचा नहीं होगा, लेकिन इस मुल्क के 24 करोड़ अवाम को हम नीचा करेंगे, इस मुल्क के मुस्तकबिल को हम नीचा करेंगे। जनाब स्पीकर, आज से 24 साल के बाद इस खित्ते में भारत और पाकिस्तान दो मुल्क अपने आज़ादी के 100 साल मना रहे होंगे। हमें आज ये सोचना है कि हमारे नौजवान आज से 24 साल के बाद जब तारीख का सामना करेंगे, तो जब भारत के नौजवान 100 साल के बाद कहेंगे कि हमने भारत को दूसरी या तीसरी बड़ी मईशत बना दिया, तो हमारे नौजवान उस वक्त तारीख का सामना किस एतमाद के साथ करेंगे। और अगर हमने अगले 24 साल के सफर को महफूज करना है तो अगले 5 सालों के अंदर हमने मिलकर उसकी बुनियाद रखनी है। और ये बुनियाद, मैं फिर कहूंगा कि अगर किसी के जहन में ये सोच है कि कोई एक लीडर, कोई एक पार्टी या कोई एक इदारा तन्हा कर सकता है, तो मेरे नजदीक उसको अपना इलाज कराना चाहिए। क्योंकि ये मुल्क अगर आगे चल सकता है तो ये एक दूसरे के साथ मिलकर चल सकता है। ये मुल्क अगर कामयाब हो सकता है तो ये पावर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के जरिए नहीं, ये पावर ऑफ कोलैबोरेशन के जरिए कामयाब हो सकता है। तो हमें जहां पे एक दूसरे के साथ कंपीट करना है, हम अपनी सियासत के लिए एक दूसरे से कंपीट करें, लेकिन जहां इस मुल्क का मफाद होगा वहां पर हमें एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करना होगा। हमें एक दूसरे के साथ कदम से कदम और आवाज से आवाज मिलाकर इस मुल्क के अवाम और इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए काम करना होगा। देखिए, बहुत सी बातें यहां पर की गई। मैं नहीं चाहता कि आज के इस माहौल को तल्ख किया जाए। मैं एक एक बात का जवाब दे सकता हूं, लेकिन मैं उस बात से गुरेज करूंगा। और मेरे भाई जो आज बात कर रहे हैं, ये वो बातें हैं कि जो हम जब ऑपोजिशन में थे तो इन्हें समझाया करते थे। मैं खुद निशाना बना हूं उस दौर का कि जब मेरे ऊपर और हमारी पूरी पार्टी की क़यादत के ऊपर झूठे मुकदमे बनाए गए। मुझे भी तकरीबन 2.25 महीने उस अडियाला जेल के सेल में रखा गया कि जहां पे सजाए मौत के कैदियों को रखा जाता है। इसलिए नहीं कि मैंने खुदा ना खास्ता कोई करप्शन की थी। केस मुझ पे यह बनाया गया कि आपने नारोवाल के अंदर एक खेलों का कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए फंड्स क्यों जारी किए। कोई खुदा ना खास्ता जुआ खाना तो नहीं था, एक खेलों का कॉम्प्लेक्स था और पाकिस्तान के एक जिले के अंदर था। लेकिन उस एक केस में मुझे जेल में डाल के सजा देने की कोशिश की गई। यहां पर हमारे इसी ऐवान के अंदर खुदा के कलमे पढ़कर डिफेंड किया गया कि राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ जो मुकदमा बनाया गया वो मंशियात का बनाकर उनको सजाए मौत के धाने पे पहुंचाने की कोशिश की गई। इसी तरह और बेशुमार केसेस बनाए। लेकिन जनाब स्पीकर, हमने या मैंने कभी ये कोशिश नहीं की कि मैं भी चाहता तो नारोवाल के अंदर कोई तलाश करता, रियासत का दिफा का इदारा उस पर चढ़ दौड़ता, अपने हमायतियों को कहता जाके उस पर हमला कर दो। हमने एक एक केस का अदालत में सामना किया। हमने कभी उस दौर में पाकिस्तान की रियासत की डी ब्रांडिंग नहीं की। हमने कभी अपने हमायतियों को यह नहीं कहा था कि अमेरिका के कांग्रेसमैन और सेनेटर्स के पास जाके पाकिस्तान की मदद बंद कराने के लिए भीख मांगो। हमने कभी कांग्रेसमैन और सेनेटर्स को खत नहीं लिखे कि पाकिस्तान की इमदाद बंद करो। हमने उस वक्त कभी ये नहीं कहा कि IMF का मुआहदा पाकिस्तान से बंद कर दो। हमने अपनी जंग पाकिस्तान के अंदर लड़ी, हमने अपनी जंग पाकिस्तान की अदालतों में लड़ी और खुद को हमने बेगुनाह साबित कराया। और ये अब सुने ना, हमने आपकी बात सुनी है
आपकी बात बड़े तहम्मुल से सुनी है, अपने अंदर हौसला पैदा करें, सच्ची बात सुनने का हौसला पैदा करें। तो जनाब स्पीकर, हमने तो कभी भी उस वक्त पाकिस्तान की रियासत पे हमले नहीं किए। इनके लीडर कहते थे, इनके लीडर से हमने सुना कि वो कौमें तबाह हो जाती हैं कि जिनके बड़ों के लिए और कानून हो और जिनके छोटों के लिए और कानून हो। तो जनाब, अगर आपके बकौल आप पर झूठे मुकदमे हैं तो अदालतों में उनका दिफा कीजिए। आप अगर बेगुनाह हैं, अदालतें आपको बेगुनाह कर देंगी, लेकिन अपने मुकदमों के और अपने जराइम के लिए जब आप दूसरों से कहते थे रसीदें पेश करें, आपको जब कहा जाता है कि रसीद पेश करें तो आप कहते हैं कि नहीं जनाब, हमें तो माफी मिलनी चाहिए, हमसे रसीदें नहीं मांगनी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि ये दोहरा मेयार किसी भी लिहाज से जस्टिफाई नहीं हो सकता कि आप इस चीज को करें। आप आज हमें यहां ताने दे रहे हैं कि किस तरीके से आया। मैं सवाल ये करना चाहता हूं कि क्या 2008 में जब ये इलेक्शन हारे तो इन्होंने नहीं कहा कि धांधली हुई, बदतरीन धांधली की गई 2008 के इलेक्शन में? जब 2013 में हारे तो क्या 35 पंचर का शोर नहीं मचाया? बाद में कहा नहीं जी, ये तो ऐसे ही किसी ने मेरे कान के अंदर कह दिया था। अब फिर आप इलेक्शन हारे तो आपने अब 80 पंचर निकाल दिए। सवाल यह है कि 2/3 पाकिस्तान ने आपके खिलाफ वोट दिया है, आपको 1/3 वोट मिला है। पाकिस्तान के 4 फेडरेटिंग यूनिट्स में से 3 फेडरेटिंग यूनिट्स ने आपको मुस्तरद किया है। लिहाजा आपका जो मैंडेट है उसके मुताबिक आप अपने मैंडेट की खिदमत करें और इस मुल्क के निजाम को, अगर आप यहाँ पे धमकियां देंगे, आप यहाँ पर यह कहना चाहेंगे कि हम इस ऐवान को चलने नहीं देंगे, तो माफ कीजिए, ये ऐवान आपकी प्रॉपर्टी नहीं, ये 24 करोड़ अवाम की प्रॉपर्टी है। ये ऐवान हमारी भी प्रॉपर्टी है। और अगर आपका ये ख्याल है, आपको मौका देते हैं इसके बाद, अगर आप एक मुस्बत ऑपोजिशन बनेंगे, अगर आप एक मुस्बत ऑपोजिशन के तौर पे किरदार करेंगे, हम आपको सिर के ऊपर बिठाएंगे, इसलिए कि ऑपोजिशन जमहूरियत का हिस्सा है। लेकिन अगर आप इस ऐवान में धौंस देने की कोशिश करेंगे, इस ऐवान के अंदर कार्रवाइयों में खलल डालने की कोशिश करेंगे, तो फिर ये ऐवान आपके बनी गाला नहीं है, ये ऐवान नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान है। ये ऐवान चलेगा और इस ऐवान के अंदर से पाकिस्तान के अवाम के लिए कानून भी पास होंगे और पाकिस्तान की मईशत को तरक्की देने के मंसूबे भी पास होंगे। और आपकी मनफी सियासत, आपका किरदार बता रहा है कि आपके अंदर हौसला नहीं है। हमने आपकी बातें सुनी हैं, लेकिन आप में हौसला नहीं है कि आप अपने कारनामे सुन सकें, आप में हौसला नहीं है कि आप सच बातों को सुन सकें। और आज ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान के अवाम पे डाका डल गया। आज जनाब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, आपका इंतखाब हुआ तो स्टॉक मार्केट 750 पॉइंट चढ़ गई है। तो इनके लिए तो यही पैगाम काफी है कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट ने भी वेलकम किया है आपकी कामयाबी को और स्पीकर साहब की कामयाबी को, और इनकी शिकस्त को स्टॉक मार्केट ने भी 750 पॉइंट्स की सलामी दी है। और वैसे आज ये गिला कर रहे हैं कि इस मुल्क में एजेंसियां नहीं होनी चाहिए। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि किसका लीडर कहता था कि मैं एजेंसियों के जरिए अपना कोरम पूरा कराता हूं? किसका लीडर कहता था मैं एजेंसियों के जरिए अपनी हुकूमत चलाता हूं? एजेंसियां तो आप लेते थे, एजेंसियों की बैसाखियों पे तो आप चलते थे, और फिर ये अपनी हमाकतों को हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं। आपको किसने कहा था कि आप इस ऐवान से इस्तीफा दे के चले जाएं जब अदम एतमाद की तहरीक हुई थी? आपको किसने कहा था कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें खुद अपने हाथों से तोड़ दें? हमाकतें खुद करते हैं और उसकी सजा कौम को देना चाहते हैं। लिहाजा मैं इनको इल्तिजा करूंगा कि अब मजीद हमाकतें ना करें, मजीद हमाकतें ना करें।
और इस मुल्क के अंदर अब इस मुल्क को चलाने के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करें। लेकिन अगर इन्होंने वही पुरानी रविश अपनाई तो फिर ये मुल्क इनका होस्टेज नहीं है। हम सब मिलकर इस मुल्क को आगे लेके जाएंगे। हम पाकिस्तान के मुस्तकबिल को, नौजवानों के मुस्तकबिल को, ये नौजवानों की बात करते हैं। ये बताएं कि हायर एजुकेशन कमीशन को किसने तोड़ा था? पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों को किसने दिवालिया कर दिया था? नौजवानों से लैपटॉप लेकर किसने उन्हें कट्टे और कटियों पे लगा दिया था? हमने तो नौजवानों को लैपटॉप देने शुरू किए थे। ये कहते हम नौजवानों को मुर्गी और अंडे देंगे, कट्टे और कटियां देंगे। नौजवानों को आपसे क्या दिलचस्पी है? नौजवान हमारे साथ हैं जिनको हमने लैपटॉप दिए, जिनको हमने तालीम के मौके दिए, जिनके लिए हमने स्किल्स प्रोग्राम शुरू किए और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के नौजवानों को हम बेहतरीन खेलों की सहूलतें देंगे। हम उनको आईटी स्किल्स देंगे और 21वीं सदी में लेकर जाएंगे। नौजवानों को गाली गलोच के कल्चर में नहीं जाने देंगे। तो इसलिए मेरी आपसे इल्तिजा है कि हम आपके मुस्बत ऑपोजिशन के किरदार की तवक्को रखते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ पर वो गाली गलोच नहीं करेंगे, वो आप यहाँ पर आकर बातें नहीं करेंगे जो आप बाहर खड़े होकर करते हैं। ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म नहीं है, ये पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम का नुमाइंदा ऐवान है और इसका तकद्दुस है और इसकी जिम्मेदारी है जो जितनी हमारे ऊपर है। शुक्रिया एहसान इकबाल साहब, शुक्रिया। माइक खोलें एहसान इकबाल साहब का। इस ऐवान को, आइन को, जमहूरियत को मजबूत करने के लिए एक मुस्बत आगाज करें, एक पॉजिटिव बिगिनिंग करें। लेकिन अगर आपने मुसलसल मनफी रवैया अपनाया तो फिर ये ऐवान आपकी जागीर नहीं है, ये ऐवान चलेगा और इस ऐवान को हम चला के दिखाएंगे। शुक्रिया। एक मिनट उमर अयूब साहब, एक सेकंड सिर्फ अर्ज सुन लें। एक अनाउंसमेंट है इलेक्शन की, वो मुझे करने दें। आपको मैं 2 मिनट देता हूं काइंडली। 8.5 घंटे हो गए हमारे इजलास को, मगरिब का भी नमाज नहीं पढ़ी है। इसके बाद 2 मिनट दूंगा मैं इस साइड को। 1 मिनट बैठे मैं अनाउंसमेंट कर लूं। उमर अयूब साहब आपको टाइम देते हैं, मैं काइंडली शॉर्ट कीजिएगा प्लीज जी। ये मैं मेंबरान की इत्तला के लिए बताता हूं कि कल बरोज़ हफ्ता 2 मार्च 2 बजे तक वज़ीर आज़म के इंतखाबात के लिए कागज़ात नामजदगी जमा करवाए जा सकेंगे। इस दिन 3 बजे कागज़ात की जान पड़ताल होगी। मोरखा 3 मार्च बरोज़ इतवार दिन 11 बजे वज़ीर आज़म का इंतखाब होगा। उमर अयूब साहब काइंडली मेक इट शॉर्ट, इसलिए कि अभी 8 घंटे हो गए हैं इस इजलास को। आज 2 इलेक्शन हुए हैं, उस वजह से वी बीन इन सेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम।